प्यारे बच्चों, जीएच सक्सेस हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही अहम जानकारी दी जाएगी। आपके बोर्ड परीक्षा से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होगी। आपके एग्ज़ाम से पहले पहले तक आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। अब आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि काव्यखंड यानी कि पद्यखंड, जिसको पद्यखंड भी कहते हैं। पद्य यानी कि काव्य, एक ही बात होती है, एक ही चीज़ के एक ही बात को कही जाती है। तो काव्य खंड से जो प्रश्न आएगा वो किस तरीके से आएगा और उसे कैसे लिखा जाए, इसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। बच्चों, आपके सिलेबस में यानी पाठ्यक्रम में हिंदी गद्य, हिंदी पद्य, व्याकरण, संस्कृत, ये तमाम भाग हैं। तो आज हम लोग जो कविता यानी कि काव्य खंड है, उससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और कैसे लिखा जाए, इसी बात पर चर्चा। जैसे बच्चों देखिए, ऊपर कक्षा 10 विषय हिंदी काव्यखंड, नीचे मैंने पद्यखंड भी लिख दिया, क्योंकि दोनों नाम एक ही, मतलब दोनों एक ही लोगों के नाम है। कहने का मतलब काव्य पद्य एक ही बात हुई। दिनांक 13/5। अब बच्चों हम लोग देखते हैं प्रश्न एग्जाम में यानी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न किस तरीके से आते हैं। देखिए, ये बोर्ड परीक्षा का प्रश्न मैंने हूबहू उतार लिया है। यानी कि 2017, यहाँ मैंने लिखा है 2017 801 AG, यानी 2017 में आया है ये प्रश्न, और पेपर नंबर ये है। तो 2017 में, ये पूरा 2017 का मैंने प्रश्न ही उतार लिया आपको समझाने के लिए। तो हमेशा काव्य खंड के लिए प्रश्न कैसे पूछा जाता है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, 2017 के पेपर में चौथे नंबर का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने 4 नंबर भी लिख दिया। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य लिखिए। बच्चों, इसमें कई, इस प्रश्न में सबसे इम्पोर्टेंट, हमेशा प्रश्न को समझना जरूरी होता है। काव्य खंड से प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है, इस पे ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित पद्यांशों, यहाँ देखिए पद्यांश दिया ना, पद्यखंड यानी इसको काव्य भी कहा जाता है। पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा उसका काव्य सौंदर्य लिखिए। अब बच्चों, यहाँ आप देख रहे होंगे का, और नीचे देख रहे होंगे खा, 2 आपके पद्यखंड दिए गए हैं, मतलब 2 कविता दी गई है। लेकिन पूछ रहा क्या, पद्यांशों निम्नलिखित में, निम्न माने नीचे लिखित पद्यांशों में से, यानी 2 पद्यांश है, यानी कि 2 पद्यांशों में से किसी एक की, अब इन 2 में से कोई एक करनी है, सिर्फ एक करनी है। किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, काव्य का सौंदर्य भी लिखिए। इन दोनों में से कोई एक करना है। देखिए स्पष्ट, किसी एक की। अब इसमें से आपको जो सबसे सरल सही लगे वही कर लीजिएगा। अब जब इन दोनों में से कोई प्रश्न करेंगे तो उसमें क्या ध्यान देना है, उसका संदर्भ लिखना है। यानी संदर्भ मतलब समझते हैं कि उसके पाठ और कवि के नाम क्लियर यानी स्पष्ट सही होने चाहिए, और फिर उसकी व्याख्या करनी है, फिर उसके काव्य सौंदर्य लिखने हैं। इन्हीं 3 पे नंबर मिलेगा। देखिए, आपको रेड पेन में 1 + 4 + 1, यानी संदर्भ 1 नंबर का, व्याख्या 4 नंबर का, फिर काव्य का सौंदर्य आपका 1 नंबर का। ये आपके 4 1 5 1 6 नंबर टोटल होते हैं। आपके पेपर में इसे सामने नंबर भी दिया रहता है, कौन कितने नंबर का होता है। प्रश्न में जो पूछा जाए वही लिखिए। अब इसमें संदर्भ पूछ रहा है तो संदर्भ लिखना है, व्याख्या पूछ रहा है तो व्याख्या करनी है, फिर काव्य सौंदर्य लिखना है आपको। इन 2 में से कोई एक कविता जो आपको सबसे ज्यादा सही रूप में आ रहा हो, उसी को आप कर लीजिए, संदर्भ, व्याख्या, काव्य का सौंदर्य। अब बच्चों पढ़ते हैं, पहला कम क्या है, यही कहीं बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं, है या स्मृतशाला सी, सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुत सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। एक कविता ये हो गया, और दूसरा ये है,
खा देखिए, सुन सुंदर बयान सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे कर नयन देसैन तीन्हे समझाए कछ मुस्काई चली, तुलसी तेहि अवसर सोहै सबय अलोकत लोचन लाहवली, अनुराग तड़ाग में भान उदय बिकसी मानो मंजलू कंजकली। यहाँ तुलसी नाम आ भी गया है, तो यानी तुलसीदास द्वारा रचित कोई पाठ है। तो जैसा कि हमने अभी आप सबको वन पथ पर पाठ पढ़ाया है, जिसमें से आपने पढ़ा भी होगा, तो ये देखिए वन पथ पर पाठ से है, तुलसीदास जी के कवि हैं। और ये ऊपर वाला ये अभी हमने आपको नहीं पढ़ा है, इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मैं बताता हूँ। ये सुभद्रा कुमारी चौहान कवित्री हैं, और इनके पाठ का नाम है झांसी की रानी की समाधि पर। तो खैर, अब इन दो में से जो आपको आ रहा हो करना, जैसे हम आपको समझाने के लिए ये वाला करेंगे, क्योंकि यहाँ ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं बच्चों, जब अब जैसे दो प्रश्न हैं, अब एग्जाम में यानी बोर्ड परीक्षा में कॉपी में लिखते हुए किन बातों को ध्यान रखना है। आप सबसे पहले प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, जैसे हमने कि बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 4 नंबर मैंने लिख दिया है, क्योंकि ये 2017 के पेपर में 4 नंबर चौथे नंबर पे है ही ये प्रश्न। आपको समझाने के लिए मैंने 4 लिख दिया है यहाँ पे, कि जैसे पेपर में जो नंबर रहेगा जिस प्रश्न के आगे वही नंबर लिखना होता है, एकदम एग्जैक्ट वही, उसके अब प्रश्न संख्या में कोई आगे पीछे नहीं करना है। अब प्रश्नोत्तर नंबर 4, और हम यहाँ का खा 2 दिया है, तो यहाँ खा वाला कर रहे हैं, जैसे ये अभी हम कर रहे हैं, ये हमको ज़्यादा सही अभी आ रहा है, तो इसलिए हम इसको करेंगे, यानी कि 2 में से जो हमको आएगा वही हम करेंगे। तो 4 के खा मैंने कर दिया। अब बच्चों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये आपके काव्य है दोनों। अब इन काव्य में से कौन कर रहे हैं, मान लीजिए कि एक एग्जामिनर कैसे समझ पाए, 4 के खा का तो समझ आता है, लेकिन इससे और क्लियर करना है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी काव्य का पहला शब्द, पहला दो शब्द और फिर लास्ट के 2 शब्द ऐसे देखिए, यहाँ मैंने पहले क्या कर लिया, सुन सुंदर को यहाँ लिख लिया ब्लैक पेन से, फिर डॉट 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 करके, फिर इसका लास्ट शब्द मैंने कंजकली लिख लिया। अब इससे स्पष्ट हो गया कि हम इसी कविता का अर्थ माने एक संदर्भ व्याख्या काव्य का सौंदर्य लिखेंगे। अब एग्जामिनर यानी पेपर कॉपी चेक करने वाला जो एग्जामिनर होगा, वो उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी कि बच्चा कौन सा प्रश्न किया, कहाँ से किया, इसलिए स्पष्ट हो गया मैं इसी कविता का संदर्भ व्याख्या करने जा रहा हूँ। अगर मैं इसको करता तो हम तब इसके पहले 2 शब्द लेते, फिर इसके लास्ट शब्द ले लेते, फिर इसका करते। इसको नहीं करना है तो इसका करना है, तो हमने प्रश्नोत्तर नंबर 4 के खबर नंबर सही सही डाल दिए। ऐसे आपको भी डालना होगा एग्जाम में, या कोई भी एग्जाम हो। और फिर उसके बाद इन 2 में से एक करना है, तो कैसे पता चले कौन कर रहे हैं, तो हम ये कर रहे हैं, तो इसलिए इसका पहले का 2 शब्द, इसके लास्ट के 2 शब्द ऐसे हम लिख लेंगे। ये एकदम अच्छे से समझ लो, इसको लिखना होता है और लिखिएगा जरूर। फिर अब इसका हमने संदर्भ लिख दिया। संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के बनपथ पर नामक पाठ से लेंगे, जिसके रचयिता अब ये बनपथ पर और गोस्वामी तुलसीदास। अब ये बनपथ पर गोस्वामी तुलसीदास 2 ये इंपॉर्टेंट है, तो आपका ये सही हो गया। तो आपका यहाँ बच्चों देखिए, ये 1 नंबर संदर्भ का था, जो संदर्भ पूछ रहा था, व्याख्या और काव्य 3 चीज पूछ रहा है, 3 चीज नंबर है। अब इसमें 1 नंबर आपका मिल गया। फिर आपका ये 4 नंबर की व्याख्या है, जैसे ये देखिए बच्चों, ये ज़्यादा नंबर का है। हमने प्रसंग लिख दिया। ये प्रसंग वो चीज़ होती है बच्चों, जैसे जब आप इसका व्याख्या करेंगे, मतलब इसमें कौन सी बातें बताई गई, 1-2 लाइनों में इंपॉर्टेंट बातें कह दी जाती है। अगर कहना चाहते तो कह देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम लोग व्याख्या देखते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं व्याख्या। हाँ, व्याख्या देखते हैं। अब देखिए मैंने व्याख्या लिख दिया है बकायदे, है ना। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हमने इस जो ऊपर वाला ये सुन सुंदर वाला इसी की व्याख्या किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गांव की स्त्रियों की यह अमृत रस में सनी हुई सुंदर वाणी को सुनकर सीता जी अच्छी तरह से समझ गए कि ये स्त्री बहुत चतुर हैं, अर्थात घुमा फिरा कर श्री रामचंद्र जी के साथ मेरा संबंध जानना चाहती हैं, अतः सीता जी। अब बच्चों ये हम व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं यहाँ फिर मर्यादा पालन का करते हुए संगत, पूरा ये मैंने व्याख्या करके फिर काव्यगत सौंदर्य। बच्चों काव्यगत सौंदर्य एक बात ध्यान देनी है, जैसे जो पंक्ति का आपने व्याख्या कर रहे हैं, उन पंक्तियों में कौन इंपॉर्टेंट बात है, मतलब महत्वपूर्ण बात कोई 1-2 रहती है,
उसको अगर एक दो लाइनों में काव्य का सौंदर्य लिख देते हैं तो ये काव्य का सौंदर्य में थोड़ा सा निखार आ जाता है। जैसे हमने लिख दिया इन पंक्तियों में नारी सुलभ लज्जा का सुंदर चित्रण, मैंने सीता जी के लज्जापन को थोड़ा सा अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। फिर देखिए इसमें भाषा ब्रज, रस श्रृंगार रस, छंद सवैया, अलंकार उत्प्रेक्षा अनुप्रास। जैसे कि हमने बताया था इसमें अनुप्रास जब एक अक्षर दो बार लगातार प्रयोग हो वहाँ अनुप्रास, और उत्प्रेक्षा का मन मानो जन जानो मानो जानो ऐसे अगर शब्द आ जाते हैं वहाँ उत्प्रेक्षा भी होता है। तो ये बच्चों ये आपका काव्य का सौंदर्य। और देखिए नंबरिंग माने एक दो तीन ऐसे लाइन्स लिखा है। ऐसे लाइन्स लिखने से होता है क्लियर, आप ना स्पष्ट हो जाता है, तो एग्जाम में आपको एग्जामिनर बड़ा हो मतलब अच्छे से नंबर चढ़ा देता है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बच्चों इस बात को अच्छे से आप जानते रहिएगा, ऐसे क्रम से लिखेंगे तो बड़ा सुंदर लगेगा। और दो चीज़ तीन चीज़ ध्यान दीजिएगा पेपर में लिखते वक्त। देखिए हमने एक सीध में लिखने का प्रयास किया है, ऐसे आप भी एक सीध में ऐसे लाइनें लिखने का प्रयास करिएगा। इधर भी एक सीध रहे तो बेहतर है, अब जैसे मेरा नहीं हो पाया है आप भी लिखने के एक सीध में लिखने का प्रयास करेंगे तो सुंदर जितना रहेगा स्पष्ट जितना रहेगा उतना ही अच्छा नंबर मिलेगा। अच्छा अंक लाने के यही सब तरीका होता है बच्चों। फिर इधर देखते हैं हम लोग। अब आप एक बात और ध्यान देखिए, मैंने संदर्भ प्रसंग व्याख्या देखिए एक क्रम से ऐसे लिखने का प्रयास किया है। ऐसे आपको पूरा क्रम से एक साइड मतलब इधर आगे पीछे नहीं होना चाहिए, एक क्रम से इधर भी इसे क्रम से हो का। संदर्भ में देखिए पाठ का नाम मैंने इन्वर्टेड कॉमा बंद किया है, ब्लैक पेन से अंडरलाइन भी कर दिया है, और उसके कवि का नाम भी मैंने अंडरलाइन कर दिया। ये दो इम्पॉर्टेंट है, ऐसे आपको भी करने होंगे पेपर में भी। और लेकिन कभी भी कवि को इन्वर्टेड कॉमा हम लोग बंद नहीं करते हैं, सिर्फ पाठ कवि को छोड़कर यानी लेखक और कवि को छोड़कर सबको इन्वर्टेड कॉमा बंद करते हैं। जो महत्वपूर्ण बात होती है जैसे काव्यखंड के वनपति महत्वपूर्ण, इसको इन्वर्टेड कॉमा में ब्लैक पेन से मैंने कर दिया। तो ये आपका बोर्ड परीक्षा में लिखने का तरीका है बच्चों, यही बताना मेरा मकसद था। और आपके बोर्ड पेपर में कैसे प्रश्न आ रहे हैं ये बताना मकसद था। अब ऐसे ही प्रश्न आएंगे और आपको आने वाले जितने आप काव्य कविताएं पढ़ेंगे उसके अर्थ पढ़ेंगे लिखेंगे, आपका प्रश्न ऐसे ही आएगा, आपको ऐसे ही लिखने होंगे बच्चों। ये बात आप अच्छे तरह से आप जान लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग अगले वीडियो में कुछ अलग और कुछ नया पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।